हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 11 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, जैसे आप आज की न्यूज़पेपर ओपन करोगे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दोस्त इन टर्की। कल हमने पढ़ा था ना ऑपरेशन दोस्त क्या होता है, तो ये उसी की यहाँ पे बात करी जा रही है। सिमिलरली ऐसे अदानी हिंडनबर्ग रो हो गया, ये भी हम इसको काफी डिटेल में आने वाले लेक्चर्स के अंदर समझेंगे, ठीक है, या फिर इकोनॉमी के अंदर हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या होता है। बाकी पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इसको थोड़ा देखा भी है। तो चलो आज की डिस्कशन को जरा स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था रिगार्डिंग जीरो आवर। दरअसल में क्या हुआ है, जो लोकसभा के एमपी है ना मनोज तिवारी जी, उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक्यूज किया है लोकसभा के अंदर कि बेसिकली आम आदमी पार्टी ने फोन्स को टैप कराया है। तो हमें ये समझना है कि आखिर ये लोकसभा का जीरो आवर आखिर होता क्या है ये चीज। देखो, अगर आप थोड़ा लोकसभा की आप कार्रवाई को समझोगे ना, तो आप रियलाइज करोगे कि 11 बजे जैसे सुबह शुरुआत होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, पहले आता है क्वेश्चन आवर 11 से 12 बजे तक। फिर 12 से 1 बजे तक क्या आता है, जीरो आवर आता है। फिर उसके बाद एक तरह से लंच हो जाता है। एंड उसके बाद जो 2 बजे से लेके शाम के अराउंड 6 बजे तक आप नोटिस कर सकते हो कि लोकसभा के अंदर अलग अलग तरह का जो गवर्नमेंट बिजनेस होता है, जो लेजिस्लेटिव बिजनेस होता है, वो हमें देखने को मिल जाता है। तो अभी हमें समझना ये है कि आखिर ये क्वेश्चन आवर क्या है, जीरो आवर क्या है, दोनों में फर्क क्या है, ये हमें समझेंगे। तो देखो, जब बात करते हैं हम जीरो आवर की, तो ध्यान रखना जीरो आवर कब स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। ठीक है। इसके साथ ही साथ जीरो आवर कब तक लास्ट करता है, जब तक दिन का एजेंडा नहीं लिया जाता। जैसे ये देखो, यहाँ पर दिन का हम एजेंडा लेने लाएंगे ना, तो उससे पहले वहां तक ये लास्ट करता है। एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और, जीरो आवर कहीं भी डिफाइंड नहीं है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले यूपीएससी पूछ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है क्या, जीरो आवर कहीं भी डिफाइंड नहीं है, ना ही संविधान के अंदर, ना ही रूल्स ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। ये क्या है, एक तरह की ये इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है। देखो, आप एक चीज रियलाइज करो कि कई बार कुछ क्वेश्चन हमें पूछने हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हर किसी चीज के लिए हम प्रायर नोटिस तो नहीं दे सकते कि हाँ एक पहले नोटिस दो फिर जाके क्वेश्चन पूछो। द आंसर इज नो। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज होते हैं, उनको अच्छे से यहाँ पे रेस किया जाता है। तो ध्यान रखना, पार्लियामेंट्री रूल्स बुक के अंदर इसका मेंशन नहीं है। यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, कुछ मैटर्स को रेस करते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस। तो एक तरह की क्या है, ये इनफॉर्मल डिवाइस है। ठीक है ना, मैटर कई दिन तक वेट नहीं कर सकता, पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम है, तो यहाँ पर ये चीज हो जाती है। अब ध्यान में ये रखना है कि सर ये इसका नाम जीरो आवर क्यों है। देखो, इसके पीछे दो तीन रीजंस दिए जाते हैं। एक रीजन कई लोग बोलते हैं कि जो क्वेश्चन आवर और जो रेगुलर बिजनेस है उसके बीच का टाइम गैप है, तो इस वजह से कई बार बोला जाता है। या फिर काफी लोग बोलते हैं कि जैसे इसको 12 बजे हम शुरू करते हैं ना, तो उसको जीरो माना जाता है, तो इस वजह से भी इसको जीरो आवर हम बोल सकते हैं। अब देखो, जब मैं बात करता हूं यहाँ पर क्वेश्चन आवर की, तो क्वेश्चन आवर क्या है, ये सिटिंग का पहला घंटा है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग। देखो, ध्यान में बात रखना, ये हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में इसको हमने शिफ्ट कर दिया है 11 से 12 तक। कब शिफ्ट किया था, 2014 के अंदर। ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन आवर की जब हम बात कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट्री रूल्स के हिसाब से रेगुलेट किया जाता है। देखो, जीरो आवर में क्या हुआ था ना, वहां पर एक तो कोई मेंशन नहीं था, प्लस साथ ही साथ आप कोई भी अर्जेंट पब्लिक मैटर का इंपॉर्टेंस का हो सकता है मुद्दा, उसको आप रेज कर सकते हो। पर क्वेश्चन आवर के अंदर क्या होता है, आपको जो भी पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उस हिसाब से यहाँ पे इसको रेगुलेशन इसका हमें देखने को मिलता है। इस एक घंटे में होगा क्या, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्वेश्चंस रेज करेंगे और बाकियों को अकाउंटेबल रखने की कोशिश करेंगे, जैसे गवर्नमेंट हो गया उनको अकाउंटेबल रखने की कोशिश करेंगे। एक बात ध्यान में रखना कि जो क्वेश्चन होते हैं वो प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये प्राइवेट मेंबर कौन से हैं। देखो, प्राइवेट मेंबर का मीनिंग है वो वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर्स नहीं होते। ठीक है ना। तो कोई भी पर्सन जो मिनिस्टर नहीं है, दैट इज नोन एज प्राइवेट मेंबर। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लो एक बीजेपी का, जो कि अभी रूलिंग पार्टी है, उसका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पर वो मान लो मिनिस्टर नहीं है। कोई इनसे अगर सवाल पूछे, तो क्या वो प्राइवेट मेंबर से पूछा जाएगा? द आंसर इज यस, ये भी प्राइवेट मेंबर हुए। भले ही ये रूलिंग पार्टी के हैं, पर क्योंकि ये मिनिस्टर नहीं है, तो वो ये क्या कहलाएंगे, एक प्राइवेट मेंबर कहलाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो एक हो सकता है यहाँ पर, एक होता है स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार क्वेश्चन का क्या मीनिंग होता है, यहाँ पर एक तरह का एस्ट्रिक लगा होता है ऊपर। यहाँ पर डिमांड करी जाती है क्या, एक ऑरली आप इस चीज का आंसर करो। और क्योंकि आप ऑरली कर रहे हो, तो आप सामने से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। मतलब
कि उसने कुछ जवाब दिया, फिर बदले में आपने क्वेश्चन पूछ लिया, फिर उन्होंने जवाब दिया, इस तरह से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है? यूजिंग एन एस्ट्रिक। जो अनस्टार्ड क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, उनके लिए क्या होता है? रिटन आंसर चाहिए होता है, और यहाँ पर कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का क्या मीनिंग होता है? ये वो क्वेश्चन होते हैं जो 10 से कम दिन का नोटिस दिए बिना पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली 10 दिन से कम का नोटिस दिया जाता है, यहाँ पर 10 दिन से ज्यादा का नहीं होता। तो इनको कैसे आंसर किया जाता है और लीक किया जाता है। अब इसी नॉलेज के बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो हमसे पूछे गए हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल रखता है गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर किन किन तरह से? एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, बताओ। द आंसर इज ऑल थ्री ऑफ देम। क्यों सर? देखो, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इसी की तो बात करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो होते हैं रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो पार्लियामेंट के पास ना अलग अलग तरह के मैकेनिज्म है। इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेंस में 2021 में यही क्वेश्चन आया था कि कैसे वो पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल रखता है एग्जीक्यूटिव के। तो भले ही आप बात कर लो, जैसे क्वेश्चन आर की बात कर लो, हमने जीरो आर देखा अभी। उसके अलावा भी जैसे कॉलिंग अटेंशन मोशन हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो गया, हाफ एन आवर डिस्कशन, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन हम कल पढ़ रहे थे, इसके साथ साथ सेंशर मोशन हो गया। इस तरह के जो अलग अलग डिस्कशंस होते हैं, इनके थ्रू पार्लियामेंट क्या करता है? कंट्रोल रखता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। इसके अलावा आपने ना अलग अलग कमेटीज के बारे में भी सुना होगा, ठीक है ना? जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, या फिर कमेटी ऑन पिटिशन हो गया, कमेटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंस हो गया, ये सभी क्या करते हैं? दीज हेल्प कीप अ चेक ऑन द मिनिस्टर या फिर लोकसभा इन पर्टिकुलर, ठीक है। तो क्वेश्चन आ रहा है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। मैं थोड़ा सा आपको एडजर्नमेंट मोशन के बारे में बता देता हूँ। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना एडजर्नमेंट मोशन की, तो ध्यान रखना ये क्यों लेके आ जाता है। ये यहाँ पे कोशिश होती है कि जो पार्लियामेंट का हाउस है उसका हम ध्यान लेकर आ पाए। कहां पर? टू सर्टेन अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, कि कोई पर्टिकुलर मैटर है, वहां पर हम इसका ध्यान लेकर आ पाए। तो ध्यान में इंपॉर्टेंट ये चीज रखनी है कि ये पर्टिकुलर चीज राज्यसभा में एप्लीकेबल नहीं है। राज्यसभा में आप इस डिवाइस को यूज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ कहाँ की जा सकती है? ये लोकसभा के अंदर ही। और इसके साथ ही एडजर्नमेंट मोशन पे अगर कोई चीज डिस्कशन होनी है, तो कम से कम वो 2.5 घंटे तो डिस्कशन होगा ही होगा, ठीक है ना? इससे कम वो लास्ट नहीं कर सकता। और इसके लिए चाहिए होता है, इसके एडमिशन के लिए कम से कम 50 मेंबर्स का हमें सपोर्ट चाहिए होता है। ये हो जाता है एडजर्नमेंट मोशन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर 1, 2 एंड 3 क्यों है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी 2017 में पूछा गया, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अ प्राइवेट मेंबर बिल क्या है? इट इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ कह रहा है कि प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जो नॉमिनेटेड पर्सन के द्वारा, जो नॉमिनेटेड एमपी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। द आंसर इज क्लियरली नो। अभी मैंने बताया ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं, बस वो मिनिस्टर नहीं होते। कोई मिनिस्टर के अलावा कोई एमपी बिल लेकर आए, दैट इज प्राइवेट मेंबर बिल। दूसरा, रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड इन पार्लियामेंट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बात भी गलत है। दरअसल में देखो, हमारे यहाँ पे हिस्ट्री में के अंदर काफी सारे पार्लियामेंट्री बिल्स पास हुए हैं, ऑल्दो 1970 के बाद हमने इसको ज्यादा इसका नहीं देखा है। और ये जो बात हो रही है 2014-15 की बात हो रही है, उस टाइम क्या हुआ था ना, जो ट्रांसजेंडर बिल था, राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल, वो राज्यसभा में पास हुआ था, ठीक है ना? तो बेसिकली कहने का मीनिंग क्या है कि 45 साल बाद, 1970 के बाद किसी को राज्यसभा के अंदर अप्रूवल मिली थी, तो इस वजह से न्यूज में था। पर क्या वो पहली टाइम था हिस्ट्री के अंदर? द आंसर इज नो। ये बात यहाँ पर भी गलत है। इसके अलावा एक छोटी सी और चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो प्राइवेट मेंबर बिल ना 1 महीने का यहाँ पर नोटिस लगता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के लिए दे रिक्वायर अ 1 मंथ नोटिस। तो आप नोटिस कर सकते हो कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, AIMPLB। अब ये क्या है? देखो, एक लैंडमार्क डिसीजन आया है जहां पर जो AIMPLB है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने एग्री किया है कि मुस्लिम वुमेन जो है वो प्रेयर्स ऑफर कर सकती हैं मस्जिद के अंदर। तो हमारे लिए पॉइंट हो जाता है। तो डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम इसको देख सकते हैं, पर हमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। ध्यान रखना, ये एक तरह की क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो भी अलग अलग तरह का मुस्लिम ओपिनियन होता है, उसके लिए अपने एक तरह से आप इसको लीडिंग बॉडी मान सकते हो इंडिया के अंदर। इसके साथ ही इसकी कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी 1973 के अंदर। उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी। अब इसको आप खुद सोचो, इसको कॉन्स्टिट्यूट क्यों किया गया होगा? देखो,
जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो अलग अलग हमें जो होते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937। तो उसके लिए अगर हमारे पास एक बॉडी होगी, एक स्ट्रेटेजी होगी, एक तरह की स्ट्रेटेजीज बना पाएंगी एक बॉडी, तो उसके लिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। अब एक बात इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये जो चीजें हैं करती हैं, ये अहमदिया मुस्लिम्स के ऊपर अप्लाई नहीं होते। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो अहमदियाज को मतलब ऐसा ना, बहुत सारे मुस्लिम्स हैं इंडिया के अंदर जो मानते हैं कि अहमदियाज मुस्लिम होते ही नहीं है, इस वजह से इनको अहमदियाज को यहाँ पे बैठाया नहीं जाता इस पर्टिकुलर बोर्ड के ऊपर। इनके अलावा जो बाकी होते हैं उनको बिठाया जाता है। तो इस बोर्ड में आपको टोटल 51 उलेमा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में, जो मुस्लिम स्कॉलर्स की बात कर लो, ठीक है ना, या फिर जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनकी एक तरह की बॉडी होती है जहां पर अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हमें देखने को मिलती हैं, तो वो यहाँ पर 51 यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही इसके पास एक और भी बॉडी है 201 पर्सन की, जहां पर हमें 25 वुमेन भी देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज रेस्ट जुडिकाटा। देखो, मद्रास हाई कोर्ट ने ना रिसेंटली एक पिटीशन को डिसमिस किया है ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस्ट जुडिकाटा। अब सर इसका मीनिंग क्या है? आप एक बात खुद सोचो, मान लो आपका और किसी और पर्सन का कोई झगड़ा हो गया और आप चले गए कोर्ट। ठीक है सर, अब कोर्ट में जाके कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया और मान लो फैसला आपके अगेंस्ट चला गया और सामने वाले के पक्ष में चला गया। तो आप, या तो एक चीज हो सकती है कि आप जाके अपील कर दो। अपील मतलब मान लो लोअर कोर्ट में था, आपने जाके इसको हायर कोर्ट में कर दिया या इस तरह से। तो वो चीजें तो देखो अलाउड है कि आप फैसले से संतुष्ट नहीं हो, आप हाई कोर्ट चले गए, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, दैट इज परफेक्टली फाइन। पर अगर आप क्या करते हो कि आप सेम ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर उसी पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर या फिर सिमिलर जो जिसके पास पावर्स हैं वहीं पर जाके दोबारा से आप केस फाइल कर दोगे, तो वो चीज नहीं होती है। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि अगर आपने उसी कोर्ट में जाके दोबारा से केस कर दिया इस पर्सन के ऊपर, तो वो चीज अप्लाइड नहीं होती। या फिर उन्हीं उसी तरह के जो कोर्ट्स और हैं जिनके पास सिमिलर पावर्स है, किसी और जगह के आपने वहां पे कोर्ट में कर दिया, नहीं। आप अपील डेफिनेटली कर सकते हो, ऊपरी अदालतों के अंदर अपील डेफिनेटली करी जा सकती है, पर वहीं पर जो ऑलरेडी कोर्ट ने मुद्दा सेटल कर दिया है उसको हम नहीं छेड़ते। ठीक है, द थिंग दैट हैज बीन जज्ड, एक्चुअली इसका मीनिंग यही होता है। और एक चीज जिसके ऊपर जजमेंट आ चुकी है, अगर आप उसी के ऊपर एक तरह से वही सेम चीज आप दोबारा करना चाहते हो, कि एक तरह का जो लिटिगेंट है वो कोशिश करता है कि सब्सिक्वेंट लॉ सूट अप्लाई फाइल करने की कोशिश करता है सेम मैटर के ऊपर, जब उसके ऊपर जजमेंट आ चुकी है सेम पार्टीज की, तो वो चीज अलाउड नहीं होती। इसका मीनिंग है रेस्ट जुडिकाटा। और ये वर्ड कहाँ से आया? इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम से ये इवॉल्व होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो मेजरली ना हमें मीनिंग समझना था, अगर हम मीनिंग समझ जाएंगे ना तो वो हमें समझ आ जाएगा। अब ध्यान देना वाली बात यह है कि सिविल हो गया या क्रिमिनल लीगल सिस्टम, यहाँ दोनों पे ये एप्लीकेबल होता है। कोई पूछे कि सिर्फ सिविल पे है, नहीं, सिविल और क्रिमिनल दोनों पे ये होता है। तो कोर्ट क्या करता है, अगर उसको लगता है कि हाँ यार ये यूजलेस है, तो उसको मतलब कोर्ट डिसमिस कर देता है। क्यों कहता है? ताकि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, और जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है जहां पर ऑलरेडी इतने ज्यादा टाइम की कमी है या फिर रिसोर्सेज इतने ज्यादा हमारे वेस्ट हो रहे हैं, वो और वेस्ट ना हो। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज युवा संगम पोर्टल। जो युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है एट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, न्यू दिल्ली। अब ये है क्या सर युवा संगम? देखो, हमारे जैसे तो युवा है, सोचो अगर वो सारे इंटीग्रेटेड होकर काम करें, काफी अच्छा रहेगा ना। तो यहाँ पर युवा संगम पोर्टल के अंदर यही हो रहा है कि हमारे जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट का यूथ हो गया और जो बाकी यूथ हो गया, उनके बीच में हम कैसे अच्छे क्लोज टाइज लेकर आ सकते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये क्या कहता है? ये एक भारत श्रेष्ठ बात करता है क्लोज इंटरेक्शन की, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। स्टेट्स और यूटी की यहाँ पे हमें पेयरिंग देखने को मिलती है, जो अलग अलग तरह का हमारा कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया, म्यूजिक हो गया, कुजीन हो गया, टूरिज्म हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इन सभी चीजों में हम कैसे एक अच्छा कल्चर कनेक्ट बना सकते हैं, ये सारी चीजें एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत करी जाती हैं। तो यहाँ पर जो युवा संगम पोर्टल है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव है, उसके थ्रू क्या होगा, लगभग 20,000 यूथ अक्रॉस इंडिया ट्रेवल करेंगे। एक तरह का क्रॉस कल्चर लर्निंग है, उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे, और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है उसका एक सपना हम पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर यूथ क्या होगा, 18 से 30 साल का, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अलग अलग जगह के आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस को समझने की। एंड हमारा जो इतनी डाइवर्सिटी है, चाहे हिस्टोरिकली देख लो, उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया यूएई फ्रांस ट्राईलैटरल इनिशिएटिव। देखो, अब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, इंडिया यूएई और फ्रांस को। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, हमने तीनों कंट्रीज ने मिलकर एक रोड मैप तैयार किया है कि कैसे हम आने वाले टाइम के अंदर डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, यहाँ पर कैसे हम आपस में कॉपरेशन कर सकते हैं।
देखो इससे पहले भी 2022 में सितंबर में नियरली 6 महीने पहले हम मिले थे, ठीक है, जो यूएन जनरल असेंबली होता है उसके साइडलाइंस पे, तब भी इस चीज के रिगार्डिंग डिस्कशन हुई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तीनों कंट्रीज ने एग्री कर लिया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर सकते हो, हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करें, इंडियन ओशन रीजन की यहाँ पे खासकर बात करी गई है, बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उसकी तरफ हम कैसे मूव कर सकते हैं, ये अलग अलग तरह का कॉपरेशन हमें देखने को मिल जाता है। बाकी देखो इंडिया काफी कमिटेड है पेरिस एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, हमारा इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग हम जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं उसके लिए अलग अलग काम डेफिनेटली कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाइफ का भी बात करी है। इसके अलावा हमारे हमारे जो 2070 तक हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को जीरो नेट जीरो करने की। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली हैं और यहाँ पर हम दूसरी कंट्री के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, ठीक है। डिफेंस प्रिपरेशन के अंदर भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इन्फेक्शियस डिसीज को कंट्रोल करने के अंदर भी काउंटर किया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझनी है, दैट इज वन हेल्थ अप्रोच। देखो एक्चुअल में ना तीन चीजें होती हैं, एक होता है लोगों की हेल्थ, एक होती है एनिमल की हेल्थ, और साथ ही साथ तीसरी चीज होती है इन्वायरमेंट की हेल्थ, इन्वायरमेंट की, ठीक है। अब ये तीनों चीजें ना आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, आप ऐसा नहीं देख सकते कि तीनों चीजें अलग अलग हैं, नहीं, तीनों चीजें कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हैं। तो वन हेल्थ क्या बात करती है, एक तरह की इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करती है, जहां पर तीनों चीजों को हम देखते हैं साथ में, ठीक है। तो हमारा फोकस यही है कि अगर एनिमल्स ठीक रहेंगे, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी अच्छी रहेगी, पीपल अच्छे रहेंगे और एनवायरमेंट, तभी सभी का भला है। हम एक को मतलब ना एक को खराब करके बाकी दोनों को ठीक नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों में आपस में कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। दिस इज नोन व्हाट इंडिया यूएई मतलब एज इन वन हेल्थ अप्रोच। ये भी डिस्कशन हुआ है अंडर इंडिया यूएई फ्रांस ट्राइलेटरल इनिशिएटिव। एक अगला टॉपिक दैट इज जुपिटर बिकम्स द प्लैनेट विद मोस्ट मून्स। देखो पहले क्या होता था ना, जो सैटर्न था, ठीक है, तो सैटर्न में सबसे ज्यादा मून्स हुआ करते थे। पर अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो जुपिटर है उसके 12 नए मून्स हमने डिस्कवर कर लिए हैं। तो अब जुपिटर के पास कितने मून्स हो गए हैं, 92। ऑन द अदर हैंड सैटर्न के पास कितने हैं, सैटर्न के पास करंटली है 83 मून्स। तो कोई आपसे पूछे ना कि सबसे ज्यादा सर मून किसके पास है, तो बता देना कि जुपिटर के पास है। पहले सैटर्न के पास हुआ करते थे, अब जुपिटर उसके आगे निकल गया है। अगर थोड़ा और हम सोलर सिस्टम के अंदर चलें तो आप नोटिस कर सकते हो कि यूरेनस के पास 27 मून्स हैं, नेपच्यून के पास 14 हैं, मार्स के पास 2 है और अर्थ के पास 1 मून है। और सिर्फ वीनस और मरकरी, देखो वीनस और मरकरी का कोई भी मून यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलता। इसके साथ ही आप नोटिस करोगे जो नए मून्स डिस्कवर हुए हैं वो काफी दूर हैं, ठीक है, काफी छोटे हैं जुपिटर से, जो कि 340 दिन से ज्यादा लेते हैं ताकि वो गैस जाइंट के राउंड ऑर्बिट कर पाए। कुछ पर्टिकुलर मिशन हैं जुपिटर के जो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगे, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसीज का स्पेसक्राफ्ट जाएगा जुपिटर पे ताकि वो प्लैनेट को स्टडी कर पाए और उसके मून्स को स्टडी कर पाए। सिमिलरली नासा के यूरोपा क्लिपर है ताकि वो जुपिटर का मून यूरोपा उसको एक्सप्लोर कर पाए। एंड अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि इससे पहले मिशन लूसी को भी लॉन्च किया गया है। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो हमें आज डिस्कस करने थे। ये मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिन पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। जो हमने पिछले सेशंस के अंदर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है ना, ये क्लाउड किचन वाला थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया, ये मैंने कल आपसे पूछा था, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूँ। क्या क्लाउड किचन के अंदर सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर्स ही होते हैं? द आंसर इज यस। मैंने बताया था ना क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट, तो ये बात ठीक है। सिमिलरली क्यूआर कोड बेस्ड क्वाइन वेंडिंग मशीन, क्या ये यूपीआई के थ्रू हो रही है? ये भी बात सही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कई बार रेलवे स्टेशन हो गया, मॉल्स हो गया, वहां पर इनकी जरूरत पड़ सकती है। तो क्यूआर कोड वेंडिंग मशीन की बात करी गई है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये कैसे होगा, यहाँ कोई फिजिकल कैश आप नहीं डालोगे, ये यूपीआई के माध्यम से होगा, आपके बैंक अकाउंट से उतने पैसे कट जाएंगे। ऑपरेशन दोस्त, ये तो अभी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई, ठीक है, आज की न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे पिक्चर आई है इंडियन एक्सप्रेस के। तो ये भी आप समझ गए हो कि हाँ जी बिल्कुल इंडिया यही कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है टर्की और सीरिया को। आर्टिकल 87 हमने डिस्कस किया था, स्पेशल एड्रेस, जब भी साल का पहला सेशन होता है वहां पर, और साथ ही साथ जब कोई नई सरकार बनती है तो उसका जो पहला सेशन होता है तब हमें एक तरह का ज्वाइंट सिटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है, एज इन प्रेसिडेंट साहब उसको एड्रेस करते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल ट्रू है। पांचवा, गोवर्धन स्कीम, क्या मणिपुर पहला ऐसा स्टेट बना था जिसने गोवर्धन प्रोजेक्ट को सेटअप किया था इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स? फॉल्स। क्यों सर, दिस वॉज नॉट मणिपुर, क्या था ये? त्रिपुरा था। तो ये थे कल के 5 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से रिवाइज भी हो गए होंगे 5 के 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या सही है क्या गलत है। एंड अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके भी इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। जैसा कि आप देख ही रहे हो, मैं आपको कई दिन से बता रहा था कि हमारे वीडियोस अब इस पर्टिकुलर चैनल पे आया करेंगे प्रीलिम बूस्टर के। तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। फिर से कोई पूछ रहा था अक्सर अच्छे से सब्सक्राइब का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, कोई बात नहीं।
बट आप अपने ये मान लो कि अच्छे से सब्सक्राइब करने का मतलब कि खुद भी सब्सक्राइब करो और आपके जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं आप उनको भी बात कीजिए कि हाँ जी आप भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब वीडियोस यहाँ पे आएंगी तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर वीडियोस क्यों नहीं आ रही, तो उनको भी आप बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।